अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। आज का हमारा टॉपिक है बैलेंस शीट ऑफ बैंक और ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। अच्छा, अब इसमें उन्होंने बताया गया कि जब हम किसी बैंक की बैलेंस शीट बनाते हैं तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी। ठीक है, हम नॉर्मल कंपनीज़ की बैलेंस शीट तो पढ़ चुके हैं अकाउंटिंग में लास्ट ईयर, ठीक है, और अभी भी पढ़ेंगे। बट बैलेंस शीट बैंक की कैसे बनती है, सेम ही होती है, बस कुछ डिफरेंट चीज़ें होती हैं, तो हम वो देखेंगे उसमें क्या क्या आता है। ठीक है, सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। बैलेंस शीट ऑफ बैंक इज़ अ स्टेटमेंट with the help of which the following conclusions are deducted. What is the financial and business position of bank? What are the sources of income of bank? On which project bank is incurring its funds? अच्छा, तो अब ये अब उन्होंने क्या, बैलेंस शीट वो स्टेटमेंट है जिससे बैंक को तीन चीज़ें पता चलती हैं, और वो तीन चीज़ें क्या हैं। सबसे पहले फाइनेंशियल और बिज़नेस पोजीशन, कि वो कहाँ पे स्टैंड कर रहा है, उसका बिज़नेस स्टेबल चल भी रहा है या नहीं, या फिर लॉस में तो नहीं जा रहा, प्रॉफिट हो भी रहा है या नहीं। ठीक है, पहली बात ये। दूसरी बात ये है कि सोर्स ऑफ इनकम। अच्छा, सोर्स ऑफ इनकम के मतलब कमाई हो रही भी है या नहीं, और अगर हो रही है तो सोर्स क्या है उसका। ठीक है, या तो डिपॉजिट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं आपके बैंक में, या आप लोगों ने लोन बहुत ज़्यादा दिया हुआ है, वहाँ से इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, या फिर आपने कहीं और इन्वेस्टमेंट की हुई है, वहाँ से प्रॉफिट हो रहा है। हमें ये फाइंड करना होगा कि सोर्स क्या है हमारी इनकम का। ठीक है, बैंक की इनकम का। नेक्स्ट पॉइंट, ऑन विच प्रोजेक्ट बैंक इज़ इंक्रीजिंग इट्स फंड। अच्छा, अब ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर बैंक पैसे लगा रहा है। ठीक है, अब ये फाइंड करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर हम किसी प्रोजेक्ट के ऊपर पैसे लगा रहे हैं तो मेन हमारा मकसद क्या होगा, प्रॉफिट अर्न करना। तो हम ये देखेंगे कि वो जो जिस प्रोजेक्ट पे बैंक पैसे लगा रहा है उससे प्रॉफिट होगा भी या नहीं। ठीक है, ये फाइंड करने के लिए हमें ज़रूरी है कि हमें पता चले कि बैंक कहाँ कहाँ पे पैसे इन्वेस्ट कर रहा है। ये हो गई तीन चीज़ें। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट डेफिनेशन है, बैलेंस शीट इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ ऑफ बिजनेस एट अ पर्टिकुलर टाइम। पर्टिकुलर टाइम मतलब नॉर्मली साल के आखिर में। ठीक है, अब आपको पता है अकाउंटिंग ईयर्स डिफरेंट होते हैं, मतलब एक अकाउंटिंग ईयर होता है 1 जनवरी से स्टार्ट होता है, 31 दिसंबर को ख़त्म होता है। फिर कभी कभी 1 जुलाई से स्टार्ट होता है और नेक्स्ट ईयर जून 30 को ख़त्म होता है। कभी कभी मार्च से स्टार्ट होता है और नेक्स्ट ईयर आई थिंक नहीं, अप्रैल से स्टार्ट होता है और नेक्स्ट ईयर मार्च में ख़त्म होता है। ठीक है, तो अकाउंटिंग ईयर्स डिफरेंट होते हैं, वो डिपेंड करता है बैंक ने कब अपना काम स्टार्ट किया था। ठीक है, अब उस पर्टिकुलर मतलब जो भी साल है, जिस साल में भी आप काम कर रहे हो, बैंकिंग क्या नाम है, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, उस साल के एंड में आपके एसेट्स और लायबिलिटीज़ की क्या वैल्यू होगी। ठीक है, वो फाइंड करना। ठीक है, ऐसी स्टेटमेंट जिसमें एसेट्स और लायबिलिटीज़ को एक्सप्लेन किया गया हो। नेक्स्ट है, बैलेंस शीट ऑफ द बैंक इज स्टेटमेंट दैट रिवील्स इट्स फाइनेंशियल पोजीशन इन द लाइट्स ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। अच्छा, अब एसेट्स और लायबिलिटीज़ से हमें सारी फाइनेंशियल पोजीशन का पता चल जाता है। हमें पता चलता है कि हमारे पास एसेट्स कितने ज़्यादा हैं, एसेट्स मतलब असासे, हमारे पास वो चीज़ें कितनी जिससे हमें मुनाफा हो सकता है, और लायबिलिटी वो जो हमने लोगों को पे करना है। अगर ऐसा हो हमारे एसेट्स कम हो और लायबिलिटी ज़्यादा हो जाए तो इसका मतलब है कि हम नुकसान में जा रहे हैं। ठीक है, अगर ऐसा हो कि एसेट्स ज़्यादा हैं और लायबिलिटी कम है तो इसका मतलब है कि हम फ़ायदे में जा रहे हैं। ठीक है, हमारा कर्ज़ा कम है और हमारे पास रिसोर्सेज ज़्यादा हैं जहाँ से हमें पैसे अर्न कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो इस तरह फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है। In the balance sheet of bank, comparison of assets and liabilities is made to check the pace of financial position and progress of banking during the current year. ये वाली बात जो मैंने प्रॉफिट एंड लॉस वाली आपको बताई, यही बात इसमें आती है। ठीक है, अब आगे है स्पेसिमेन ऑफ बैलेंस शीट। It is customary to adopt two sides of balance sheet, left hand side liabilities, right hand side assets. अच्छा, अब आप लोग एक चीज़ को देख के थोड़ा हैरान हो रहे होगे कि ये जो यहाँ पे बनी हुई है बैलेंस शीट, उसमें एसेट्स यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे, सॉरी राइट साइड पे है। ठीक है, और लायबिलिटीज़ लेफ़्ट साइड पे हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। हम लोग जब नॉर्मल कंपनी की बुक्स बनाते थे तो यहाँ पे एसेट्स होते थे और यहाँ पे लायबिलिटीज़ होती थी। ठीक है,
लेकिन वो हमने छोटे लेवल पे जब समझने के लिए पढ़ा था तो हम ऐसे करते थे, ठीक है। लेकिन जब हम लोग बड़ी बड़ी कंपनीज़ के सच में बना रहे होते हैं ना बैलेंस शीट्स, बड़ी बड़ी बुक, कैश बुक्स वगैरह बना रहे होते हैं, ठीक है, और तब जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो उसमें ये प्रोसीजर यूज़ होता है। लाइबिलिटी यहाँ पे आती है, ठीक है, और एसेट्स यहाँ पे आते हैं, जिस तरह यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है हमें, ठीक है। प्रोसीजर सेम है बिल्कुल। एसेट्स में वही सब चीज़ें आती हैं जो हमें रिक्वायर्ड है, ठीक है। ये सारी लाइबिलिटी में वही सब चीज़ें आती हैं जो हमने सारी पढ़ी हुई हैं, ठीक है। कुछ भी नया नहीं है, बस सिर्फ साइड्स डिफरेंट हो गई हैं। एसेट्स की जगह लाइबिलिटीज़ आ गई हैं और लाइबिलिटीज़ की जगह एसेट्स आ गए हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया। अच्छा, यहाँ पे अब ना आप इसके अंदर देखो लिखा क्या क्या हुआ है। लाइबिलिटीज़ के अंदर सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहले गिवन है ऑथराइज कैपिटल, ठीक है। उसके पास गिवन है इश्यूड कैपिटल, पेड अप कैपिटल, रिजर्व फंड, डिपॉजिट्स, बोरोइंग फ्रॉम अदर बैंक्स, बिल पेएबल, बिल फॉर कलेक्शन, एक्सेप्टेंस, बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अच्छा, ये सारी चीज़ें जो होती हैं अब ये बैंक के लाइबिलिटीज़ में लिखी जाती हैं, ठीक है। मुश्किल नहीं है, ये आई थिंक थोड़ी सी समझने वाली बातें हैं, मैं आगे जाके आपको एक्सप्लेन करती हूँ सारा, ठीक है। ये हो गई थी हमारी लाइबिलिटीज़। एसेट्स में सबसे पहले आ जाता है कैश इन हैंड, रिजर्व विद सेंट्रल बैंक, मनी एट कॉल, एडवांसेस, इन्वेस्टमेंट्स, डिस्काउंटेड बिल्स, बिल रिसीवेबल्स, बैंक प्रॉपर्टी, ठीक है। अब ये आप क्या कहते हैं इसको, अब यहाँ पे चेंज क्यों है? क्योंकि पहले हम कंपनी की बात कर रहे थे, जॉइंट स्टॉक कंपनी की, अब हम बात कर रहे हैं बैंक की, इसलिए इसमें थोड़ी सी चीज़ें डिफरेंट हैं, ठीक है। इनको हम आगे डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले आ जाती है हमारी लाइबिलिटी साइड, ठीक है। लाइबिलिटी साइड में सबसे पहला पॉइंट है हमारा शेयर कैपिटल। कमर्शियल बैंक सेल देयर शेयर्स टू जनरल पब्लिक टू रेज कैपिटल। द वेरियस क्लासेस ऑफ कैपिटल्स आर स्टेटेड सेपरेटली। The share capital can be classified as authorized capital, issued capital, paid up capital। अच्छा, सबसे पहली बात तो जैसा नॉर्मली कंपनी क्या करती है, अपने शेयर्स बेचती है, ठीक है। शेयर्स बेच के कैपिटल अर्न करती है और उससे अपना बिजनेस चलाती है। इसी तरह बैंक्स भी ऐसे ही करते हैं। अब बैंक्स के भी शेयर्स होते हैं, बैंक्स अपने शेयर्स बेचते हैं, कैपिटल अर्न करते हैं और फिर उससे बिज़नेस चलाते हैं, ठीक है। लेकिन अब कैपिटल की टाइप्स होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारे टाइप्स दी हैं वह 3 हैं, ऑथराइज्ड, इशूड, पेड अप, ठीक है। ये आई थिंक हम लास्ट क्लास में डिटेल में पढ़ चुके हैं कि ये वाली कैपिटल्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम फिर रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले ऑथराइज्ड कैपिटल, इट इज़ it is the amount of capital which a company authorized or raise। अच्छा, बैंकिंग जब हम बैंक की स्टार्ट करते हैं ना, रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, ठीक है। बैंक का भी मेमोरेंडम बनता है, आर्टिकल बनता है, वो आपने पढ़ा है, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा है ये सब कुछ, ठीक है। तो उसके अंदर हम लोग, मैंने आपको बताया था कि हम लोग तब डिसाइड कर लेते हैं, हम कंपनी बनाने वाले होते हैं या बैंक बनाने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग स्टार्टिंग में ही डिसाइड कर लेंगे कि हमें कितना कैपिटल चाहिए अपने बैंक को रन करने के लिए, ठीक है। तो वो जो हम उस टाइम डिसाइड कर लें, फॉर एग्जांपल मैंने एक बैंक बनाना था, तो मैंने अपना ऑथराइज्ड कैपिटल, मतलब जो मुझे चाहिए था अपने बैंक को प्रॉपर्ली रन करने के लिए, मैंने डिसाइड किया वो 10 करोड़ है, ठीक है। तो मैंने वहाँ पे अपनी बुक्स में लिख दिया कि मुझे 10 करोड़ चाहिए प्रॉपर्ली अपने बिज़नेस को रन करने के लिए, ठीक है। वो ऑथराइज कैपिटल चेंज नहीं हो सकता। अगर तो मतलब मेरा बिज़नेस बहुत अच्छा जा रहा हो, ठीक है, और मैं रजिस्ट्रार के पास जाके क्या कहते हैं, कोर्ट से परमिशन ले लूँ, फिर रजिस्ट्रार के पास जाके उनको बोलूँ, अपील करूँ कि मुझे अपना कैपिटल बढ़ाना है, तब ये बढ़ सकता है, वरना नहीं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा इशूड कैपिटल। इट इज़ दैट पार्ट ऑफ ऑथराइज कैपिटल फॉर विच द जनरल पब्लिक इज़ इन्वाइटेड टू सब्सक्राइब। अच्छा, इशूड कैपिटल वो होता है, अब देखो मेरा ऑथराइज कैपिटल था 10 करोड़, ठीक है। लेकिन अब मुझे एकदम सारे पैसे नहीं चाहिए, ठीक है। जाहिर सी बात है, जब मैं अपना बिज़नेस स्टार्ट कर रही हूँगी, मतलब बैंकिंग बिज़नेस स्टार्ट कर रही हूँगी, तो मुझे शुरू में
मेन जो ज़रूरत होगी चीज़ों की उसके लिए थोड़े से पैसे चाहिए होंगे, ठीक है। फिर बाद में जब और चाहिए होंगे तो मैं और इकट्ठे कर लूँगी। इकट्ठे कैसे करूँगी? शेयर्स बेच के, ठीक है। तो पहले मैं फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 10 लाख शेयर्स थे मेरी कंपनी के बन रहे, सॉरी कंपनी के नहीं बैंक के, क्योंकि हम अब बैंक की बात कर रहे हैं। तो अगर मेरे बैंक के 10 लाख शेयर्स थे तो अब मैंने सारे के सारे शेयर्स एकदम नहीं बेच देने, मैंने सेव करके रखने हैं। 10 लाख में से फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 2.5 लाख शेयर्स बेच देती हूँ, ठीक है। अब मैंने वो 2.5 लाख शेयर्स जो है ना मैंने ऑफ़र रखी है कि लोग आके परचेज़ करें, ठीक है। तो जो मैंने लोगों को इनवाइट किया ना जितने शेयर्स के लिए, उसको कहते हैं इशूड कैपिटल। मतलब जो 2.5 लाख शेयर्स है ना वो है इशूड कैपिटल। अच्छा, नेक्स्ट है पेड अप कैपिटल। इट इज़ द पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल विच हैज़ बीन टेकन अप बाय द जनरल पब्लिक। अच्छा, अब मैंने 2.5 लाख शेयर्स ऑफ़र कर दी, पब्लिक को बोला कि आकर परचेज़ कर लो। ज़रूरी तो नहीं कि सारे आके परचेज़ कर लें, और हो भी सकता है सारे आके परचेज़ कर लें, ठीक है। डिपेंड करता है सिचुएशन पे कि मेरे शेयर्स बिकेंगे या नहीं बिकेंगे, ठीक है। तो अगर तो फॉर एग्ज़ाम्पल 2.5 लाख थे तो अगर उसमें से 2 लाख बिक गए, ठीक है, तो वो जो 2 लाख बिक गए हैं ना, ठीक है, जो जनरल पब्लिक ने ले लिए हैं उसको हम बोलेंगे पेड अप कैपिटल, ठीक है। अच्छा, ये पॉइंट आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अच्छा, उसके बाद आ जाता है रिज़र्व फंड। दिस फंड कंसिस्ट ऑफ एक्यूमुलेटेड अनडिवाइडेड प्रॉफिट। एवरी ईयर बैंक to transfer a part of its profit to reserve fund for strengthening the financial position or to meet any contingency and emergency। अच्छा, जिससे हम लोग कैश रिज़र्व रखते हैं ना, कि वो कैश रिज़र्व थोड़ा डिफरेंट सेंस में है, रिज़र्व फंड डिफरेंट है, लेकिन दोनों का मकसद एक ही है, ठीक है। अब रिज़र्व फंड हम क्यों रखते हैं? रिज़र्व फंड हम हमेशा रखते हैं अपने प्रॉफिट में से। उन्होंने हमें बता दिया यहाँ पे कि जब भी हमें हर साल प्रॉफिट होता है ना, तो उसमें से हम एक छोटा सा पार्ट ट्रांसफ़र कर देते हैं रिज़र्व फंड में। क्यों? जस्ट इन केस कोई अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, जस्ट इन केस अगर कोई इमरजेंसी आ जाए, ठीक है, या फिर अचानक से हमें पैसों की बहुत ज़रूरत पड़ जाए, तो ये ना हो कि हम मुंह देखते रहें कि अब किसी और से हम लोन लें या कुछ ऐसे करें। हमारे पास अपने पैसे रिज़र्व पड़े होंगे जो हमने सेव करके रखे हुए थे, इसीलिए कि अगर हमें कभी ज़रूरत पड़ी तो हम उसको यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आगे गिवन है 20% ऑफ प्रॉफिट अंटिल इट इज़ इक्वल टू पेड अप कैपिटल, आफ्टर दैट इट विल बी 10% ऑफ द प्रॉफिट। अच्छा, यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है कि 20% प्रॉफिट का जो होता है ना, वो हम लोगों ने अपने उसमें रखना है, रिज़र्व फंड में रखना है, तकरीबन वो पेड अप कैपिटल जितना होना चाहिए, ठीक है। पहली दफ़ा वो रखना है, उसके बाद हम उससे कम कर सकते हैं, ठीक है। अब रिज़र्व रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कुछ भी हो सकता है, इमरजेंसी आ सकती है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है डिपॉजिट। इट कंसिस्ट ऑफ मनी डिपॉजिटेड बाय पब्लिक इन डिफरेंट अकाउंट्स। अच्छा, लोगों ने जो जमा करवाए हैं पैसे अपने अकाउंट्स में, ठीक है, दीज अकाउंट्स में बी करंट, सेविंग एंड फिक्स्ड। अच्छा, अब 3 अकाउंट्स आप पढ़ चुके हो, 3 तरह के अकाउंट्स होते हैं, करंट, सेविंग और फिक्स्ड। तो अब वही कह रहे हैं कि जो लोग भी जमा करवाते हैं अपने पैसे करंट, सेविंग और फिक्स्ड में, वो हमारे डिपॉजिट्स में कंसिडर होते हैं। अच्छा, अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि यहाँ डिपॉजिट्स जो है लाइबिलिटीज़ के अंदर क्यों है, ठीक है। डिपॉजिट लाइबिलिटी के अंदर इसलिए है क्योंकि डिपॉजिट्स जो लोग, फॉर एग्जांपल जैसा मेरा बैंक है और लोग आके उसमें पैसे रखवा रहे हैं, अब लोग आके पैसे रखवा रहे हैं, वो पैसे मेरे अपने तो नहीं है ना, ठीक है। तो वो मेरी लाइबिलिटी है कि मैंने जब भी वो आके मुझे चेक देंगे या मुझसे बोलेंगे हमें अपने पैसे चाहिए तो मुझे देने पड़ेंगे, ठीक है। तो वो मेरी लाइबिलिटी है और मुझे उनको वापस करना है, इसलिए डिपॉजिट्स हमेशा लाइबिलिटी के अंडर आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है बोरोइंग फ्रॉम अदर बैंक्स। अच्छा, दिस इज़ द मनी विच अ बैंक बोरोज फ्रॉम सेंट्रल बैंक और फ्रॉम अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू मीट इट्स नीड। द मेजर पोर्शन ऑफ बोरोइंग इज़ टेकन फ्रॉम द सेंट्रल बैंक। अच्छा, सेंट्रल बैंक से हम लोन ले सकते हैं, ठीक है, अगर हमारे कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, ठीक है, और कोई काफ़ी अच्छा खासा मेजर प्रॉब्लम हो गया,
तो हम सेंट्रल बैंक के पास जाके उनसे अपील कर सकते हैं, उनसे लोन ले सकते हैं और वो दे भी देते हैं, ठीक है। जस्ट इन केस हमने सेंट्रल बैंक से लोन लिया हुआ था और अब वो हमें नहीं दे रहे, तो हम क्या कर सकते हैं, जो और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, या फिर जो और डिफरेंट बैंक्स हैं, हम उनसे लोन ले सकते हैं, ठीक है। वो तो खुशी खुशी लोन देंगे, क्यों? क्योंकि उनको उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा। अब हम लोन तो ले रहे हैं, एज अ बैंक हम लोन ले रहे हैं दूसरे बैंक से, ठीक है, लेकिन वो तो हम पे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे ही, ठीक है, तो उनको तो फ़ायदा है, तो वो इजीली लोन दे देते हैं। अच्छा, वो भी लाइबिलिटी पे आ जाता है, क्यों? क्योंकि हमने लोन लिया हुआ है और हमने उसे वापस करना है। फिफ्थ है बिल पेबल। अच्छा, these are the bills which the commercial bank has got rediscounted from the central bank to get fund and they are payable on maturity or due date. अच्छा, अब ये वो बिल्स हैं जो किसी ने आके हमारे बैंक से डिस्काउंट करवाए थे और हमने क्या किया, वही बिल जाके सेंट्रल बैंक से डिस्काउंट करवा दिए, ठीक है। तो अब जब उसका मैच्योरिटी टाइम आएगा तो हमें वो पैसे तो देने पड़ेंगे ना, ठीक है। वो जो बंदा आएगा लेकर आएगा, ठीक है, हमें वो बिल लेके जाना पड़ेगा, उस बंदे से पैसे लेने पड़ेंगे, ठीक है, तो पे तो करना पड़ेगा ना, इसलिए ये हमारी एक लाइबिलिटी है क्योंकि हमने पे करना। ये पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है बिल फॉर कलेक्शन। Bill for collection are those bills which are sent by the people to the banks for collection and these are shown in the liability section because they are payable on maturity. अच्छा, बिल फॉर कलेक्शन आर दोज बिल्स। अच्छा, ये वो बिल्स हैं। अब आपने जब बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ा था उसमें दो कंडीशंस थी। पहला ये कि हम बैंक के पास जाके अपना बिल डिस्काउंट करवा लेते हैं, ठीक है। दूसरा ये था कि हम उनको ये नहीं कहते कि आप डिस्काउंट कर दो, हम लोग उनके पास रखवा देते हैं और कहते हैं आपने मैच्योरिटी पर इसको जाके पैसे रिसीव करने हैं, ठीक है। ये दूसरा केस है कि हमने कलेक्शन के लिए उनको दिया हुआ है, ठीक है। अब उनकी लायबिलिटी कैसे है, ठीक है, उन्होंने जाके पैसे कलेक्ट करने हैं, ठीक है। जाहिर सी बात है, मैंने अपने बैंक के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है कि आपने मेरे पैसे कलेक्ट करने हैं जब भी वो टाइम आएगा। तो ये उनकी लायबिलिटी है कि उन्होंने जाके पैसे लेने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है प्रॉफिट एंड लॉस। Balance of profit and loss. It is undivided profit at the time of presentation of the balance sheet. It is the balance of profit which comes after making certain appropriations in the total of last year's undivided profit and current year profit. अच्छा, इसको मैं सिंपल वर्ड्स में सिर्फ इतना बताऊंगी कि अभी आप लोग अकाउंटिंग में वो कर रहे हो, क्या कहते हैं उसको, कौन सा टॉपिक करे थे, सिंगल एंट्री सिस्टम, ठीक है। तो उसके अंदर आप लोग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बना रहे हो, ठीक है। लेकिन एक क्वेश्चन आएगा, आई थिंक मैं आपको सेंड कर चुकी हूँ, जिसके अंदर बैलेंस शीट भी बनानी होती है, ठीक है। तो जब आप उसमें बैलेंस शीट बनाते हो तो आप लोग प्रॉफिट कहाँ लिखते हो, लाइबिलिटी साइड पे कैपिटल के अंदर ऐड कर देते हो प्रॉफिट को, ठीक है, लाइबिलिटी साइड पे ना। और अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस की, क्योंकि हम लोग लाइबिलिटी साइड की बात कर रहे हैं। अभी तो एसेट्स पे हम लोग गए ही नहीं, ठीक है, अभी हम लाइबिलिटीज़ की बात कर रहे हैं। तो प्रॉफिट जो होगा, बैलेंस का प्रॉफिट या फिर लॉस जो भी होगा वो लाइबिलिटी साइड पे मेंशन करना है, सिंपल वर्ड्स में। Acceptances, commercial banks accept the bill on behalf of their customers. The bank has to pay the amount of such bills if customer fails to pay on due date. अच्छा, एक्सेप्टेंस ये कि हमने किसी चीज़ की मंजूरी ले ली थी, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बिल था, ठीक है, और मुझे एक टाइम पीरियड पे उसको पे करना, ठीक है, जिस तरह बिल रिसीवेबल होता है, बिल पेएबल, ठीक है। तो मेरे पास बिल पेएबल था, मैंने क्या किया, मैंने अपने बैंक को दे दिया। मैंने कहा जब भी इसका टाइम पूरा होगा और जो बंदा पैसे देने आएगा आपने उसको पैसे देने हैं, ठीक है। अब ये लाइबिलिटी में क्यों आ रहा है, क्योंकि बैंक ने पैसे देने हैं, ठीक है, तो वो उनकी एक ज़िम्मेदारी है, तो इसलिए ये लाइबिलिटी में आ रहा है, ठीक है।
contingent liabilities, these are the liabilities which are payable on meeting certain conditions, they are not included in actual liabilities. अच्छा, ये ऐसी छोटी छोटी लाइबिलिटीज़ होती हैं जो हमें कुछ कंडीशंस गिवन होती हैं, कंडीशन जैसे पूरी हो जाती है तो हम उसको पे कर देते हैं, मतलब पेमेंट्स होती हैं छोटी मोटी, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि एक्चुअल लाइबिलिटी में काउंट नहीं होती, लेकिन स्टिल यहाँ पे लिखा जाता है इसको। अच्छा, यहाँ पे हो गई लाइबिलिटीज़ ख़त्म। अब आगे आ जाते हैं हम एसेट्स पे। एसेट्स में सबसे पहले है कैश इन हैंड, कैश रिजर्व, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स हेल्ड बाय कमर्शियल बैंक्स टू मीट द डिमांड टू देयर कस्टमर्स। द रेशियो ऑफ कैश टू टोटल डिपॉजिट वेरीज फ्रॉम 5 to 16% अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स। अच्छा, कैश रिजर्व हम बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। ये वो पैसे हैं जो बैंक को लाजमन अपने पास, अपने बैंक के अंदर रखने होते हैं, ठीक है। क्यों? अचानक से अगर कोई कस्टमर आके आपसे डिमांड करे तो आपके पास पैसे होंगे उनको देने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है रिज़र्व विद सेंट्रल बैंक, स्टैट्यूटरी रिज़र्व। अच्छा, जो हम सेंट्रल बैंक के साथ रिज़र्व रखवाते हैं उसको स्टैट्यूटरी रिज़र्व कहते हैं। इट इज़ दैट पार्ट ऑफ अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ बैंक्स डिपॉजिट दैट एवरी बैंक हैज़ टू डिपॉजिट विद सेंट्रल बैंक। अच्छा, अब हमारे बैंकिंग सिस्टम में जितनी भी बैंक की डिपॉजिट्स है ना, उसकी एक स्पेसिफिक परसेंटेज ली जाती है और वो सेंट्रल बैंक के साथ रखी जाती है। द सेंट्रल बैंक इज़ ऑथराइज टू इंक्रीज और डिक्रीज द रेशियो टू अचीव सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स। अब सेंट्रल बैंक इसकी परसेंटेज को इंक्रीज़ भी कर सकता है, डिक्रीज़ भी कर सकता है, ठीक है। वो डिपेंड करता है उसको उसकी जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके अकॉर्डिंगली उसको कितनी रिजर्व्स चाहिए होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट। अच्छा, इन्वेस्टमेंट में क्या है? दिस इज़ मनी विच द बैंक हैज़ इन्वेस्टेड इन डिफरेंट शेयर्स एंड सिक्योरिटीज़ और इन डिफरेंट प्रोजेक्ट्स। द बैंक अर्न रीजनेबल प्रॉफिट ऑन सच इन्वेस्टमेंट। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि हम लोग डिपॉजिट्स जमा करें और लोन दें, ठीक है। इसके अलावा भी बैंक क्या करता है, बड़े बड़ी कंपनीज़ होती हैं, उनके बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, ठीक है। उनके शेयर्स बिक रहे होते हैं, डिबेंचर्स बिक रहे होते हैं और उसके ऊपर अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा होता है। तो बैंक क्या करता है, वो उनके शेयर्स, प्रॉफिट्स, इन्वेस्टमेंट मतलब सिक्योरिटीज़ परचेज़ कर लेता है, उनके अंदर अपने पैसे इन्वेस्ट कर लेता है, ठीक है। एट द एंड क्या होता है, साल ख़त्म होता है तो उसके ऊपर अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है, ठीक है। तो वो भी यहाँ पे एसेट्स में आएगा। नेक्स्ट है एडवांसेस। दिस आइटम represents the finance granted by bank to meet the needs of other people under different conditions। अच्छा, इसमें कहा जा रहा है कि इसमें ये वो फाइनेंस बताया गया है जो कि लोगों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए दिया जाता है, ठीक है। इसकी आगे पेज पे देख लेते हैं पूरा क्या लिखा हुआ है। द मेन फॉर्म ऑफ एडवांसेस आर कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, टर्म फाइनेंस। अब ये लोन की आ गई, लोन की एग्जांपल आ गई, ठीक है, कि हम लोगों को लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, लोन प्रोवाइड कर रहे हैं और आप लोग अभी कंफ्यूज हो रहे होंगे कि लोन एसेट वाली साइड पे क्यों आ गया, ठीक है। एसेट वाली साइड पे इसलिए आया है कि देखो, अब वो पैसे पहली बात तो हमारे नहीं थे, ठीक है, जो हमने आगे लोन दे दिए। दूसरा ये कि हम लोगों ने लोन दिया हुआ है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने 1 साल के लिए किसी बंदे को लोन दिया, ठीक है, उसके ऊपर इंटरेस्ट भी लग रहा है। अब 1 साल जैसे ही पूरा होगा वो लोन, वो बंदा जिसको मैंने लोन दिया था वो आके मुझे वापस करेगा, ठीक है, और साथ इंटरेस्ट भी पे करेगा, ठीक है। अब इससे क्या हो रहा है, मेरा फ़ायदा, एक तो वो लोन के पैसे पूरे के पूरे मुझे वापस मिल रहे हैं, दूसरा उसके ऊपर इंटरेस्ट भी आ रहा है। और मैंने आपको बताया था एसेट के अंदर हमेशा वो चीज़ आती है जिससे हमें फ़ायदा हो रहा हो। अब इससे हमें फ़ायदा हो रहा है, इसलिए लोन आएगा यहाँ पे एसेट वाली साइड पर, ठीक है। अब लोन की टाइप्स यहाँ गिवन है, कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, टर्म फाइनेंस, ठीक है। आगे है डिस्काउंटेड बिल्स। This item represents the amount spent by bank on the purchase of trade and other bills. The recovery of these bills is pending till the expiry of period mentioned in bill. अच्छा, अब यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि अगर हमारे पास बिल पड़े हुए हैं,
ठीक है। और अगर किसी ने बिल हमसे डिस्काउंट करवाया था, ठीक है, अब जिस तरह मेरे पास बिल था, मैंने जाके बैंक से डिस्काउंट करवा दिया, बैंक ने मुझे पैसे दे दिए, ठीक है। अब बैंक ने मुझे तो पैसे दे दिए, अब बैंक को भी तो पैसे चाहिए ना। अब वो उस डेट का वेट करता है जब वो बिल मैच्योर हो जाएगा। बिल मैच्योर हो गया, वो जाके उस बंदे से पैसे ले लेगा जिसने पैसे देने थे, ठीक है। अब इसमें हमें फ़ायदा कैसे हो रहा है, हमें पैसे मिल रहे हैं ना, ठीक है। अब फ़ायदा आपको पता है, जब हम बिल डिस्काउंट करवाते हैं बैंक से तो वो थोड़े से चार्जेस काटता है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 1000 रुपीज़ का बिल था तो वो हमसे 200 रुपये काट लेता है, ठीक है। तो लेकिन जब वो उस इंसान से पैसे लेने जाएगा जिसने देने थे, तो उसको तो पूरे 1000 रुपये मिलेंगे ना। तो उसको यहाँ पे ये फ़ायदा हो रहा है कि उसको पूरे पैसे मिल रहे थे, लेकिन जब उसने हमें डिस्काउंट करके दिया तो उसने हमें 800 रुपये दिए, ठीक है। तो यहाँ पे उसको 200 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। और मैंने आपको बताया जिस चीज़ से हमें फ़ायदा हो रहा होगा वो हमारे एसेट्स में आता है। अच्छा, नेक्स्ट है बिल रिसीवेबल। These are the bills whose acceptance is that credit of bank because after the expiry of certain period their amount is receivable. अच्छा, इसमें ये बताया जा रहा है कि ऐसे बिल्स जिसकी एक्सेप्टेंस आपने दी थी लेकिन आपने उनको जाके डिस्काउंट करवा लिया, तो काइंड ऑफ बैंक ने एक्सेप्टेंस दी हुई है, ठीक है। तो अब जब पैसे आपने लेने हैं उस बंदे से, तो पैसे किसके पास जाएंगे, आपके अकाउंट के अंदर, ठीक है। आपके अकाउंट के अंदर जाएंगे तो बैंक को फ़ायदा हो रहा है, बैंक के अंदर पैसे आ रहे हैं, काइंड ऑफ डिपॉजिट आ रही होगी, ठीक है। तो इसलिए ये एसेट में आएगा। नेक्स्ट है बैंक प्रॉपर्टी। इफ़ द कमर्शियल बैंक हैव देयर ओन लैंड एंड प्रेमिसेस to perform banking services, so the aggregate value of the bank premises, motor vehicles, furniture and fixture and stock of stationery etc are considered as bank property. अच्छा, बैंक के पास जितनी भी प्रॉपर्टी होगी, जहाँ जहाँ भी ज़मीन होगी, ठीक है, और जितने भी वो प्रेमिसेस वगैरह या फिर मोटर व्हीकल्स, फर्नीचर यूज़ कर रहा होगा, उस सब की जो होगी ना वैल्यू, वो हम बैंक प्रॉपर्टी में मेंशन करते हैं, ठीक है। अब जिस तरह हम लोग एसेट्स के अंदर हमेशा लिखते थे ना, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, ये सारा कुछ अब एक ही हेडिंग के नीचे आ जाएगा बैंक प्रॉपर्टी के अंडर, ठीक है। अब हम अलग अलग नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट आ गया रिसीवेबल। द अमाउंट विच अ बैंक हैज़ पेड अगेंस्ट द इश्यूड डॉक्यूमेंट ऑफ अदर बैंक्स बट द कंसर्न बैंक हैज़ नॉट येट रिसीव्ड इट। एक मिनट, इसमें है द अमाउंट विच अ बैंक हैज़ पेड अगेंस्ट द इश्यूड डॉक्यूमेंट ऑफ द अदर बैंक्स। इसमें ये बता रहे हैं कि हमने किसी और बैंक के बिहाफ पर पेमेंट की हुई है, ठीक है, कुछ डॉक्यूमेंट्स के बदले, ठीक है, लेकिन अभी तक उस बैंक ने हमें पेमेंट नहीं की, ठीक है। तो जब वो बैंक हमें पेमेंट करेगा तो जाहिर सी बात है हमें तो फ़ायदा हो रहा होगा, हमारे पास पैसे आ रहे होंगे, तो इसलिए यहाँ पे एसेट्स में ये मेंशन होता है। नेक्स्ट है मनी एट कॉल डिमांड लोन्स। इट इज़ दैट पार्ट ऑफ बैंक एडवांसेस दैट कैन बी कलेक्टेड ऑन कॉल ऑफ 7 or 14 or 13 days शॉर्ट नोटिस। दीज एडवांसेस आर ओनली इशू टू ट्रस्टवर्दी कस्टमर। अच्छा, ये वो लोन्स हैं, डिमांड लोन्स, ठीक है, जो हम लोगों ने फॉर एग्जांपल किसी को अचानक ज़रूरत पड़ी पैसों की, हमने उन्हें लोन दे दिया, ठीक है, लेकिन हमने उनसे कंडीशन रख ली कि ये डिमांड लोन है, जब भी मैंने वापस मांगे आपसे पैसे, आपको मतलब जो भी नोटिस का टाइम होगा उसके अंदर, ठीक है, या फिर वो पूरा होने के बाद आपने मुझे लाजमी पैसे देने हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने किसी को लोन दिया हुआ था 1 लाख रुपए का, अचानक से मुझे ज़रूरत पड़ गई, ठीक है, तो मैंने क्या किया कि मैंने उस बंदे को बोला आपके पास 7 दिन है, 7 दिन के अंदर पैसे जमा करो और मुझे चाहिए, ठीक है। तो 7 दिन के अंदर वो पैसे जमा करेगा, किसी तरह अरेंज करेगा और 7वें दिन वो मुझे पैसे दे देगा, ठीक है। अब यहाँ पर उन्होंने शॉर्ट नोटिस के डेज़ बताए हुए हैं, 7 दिन हो सकते हैं, 14 दिन हो सकते हैं और 30 दिन हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है प्रॉफिट एंड लॉस। द लॉस सस्टेन्ड बाय अ बैंक कैनॉट बी डिडक्टेड फ्रॉम द कैपिटल एज पर लॉ, सो दिस लॉस इज़ अपीयर्ड ऑन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। अच्छा, वो कह रहे हैं कि अगर हमें हमारे बैंक को लॉस हो रहा है ना,
तो उसको हम कभी भी कैपिटल में से माइनस नहीं कर सकते। नॉर्मली ऐसे होता है कि अगर हमें लॉस होता है तो हम कैपिटल में से उसको माइनस कर देते हैं, लेकिन उन्होंने बोला है कि इस केस में, बैंक के केस में, अगर हमें लॉस हो रहा है तो हम उसको कैपिटल में से माइनस नहीं करेंगे, बल्कि उसको एसेट में लिख देंगे। ठीक है, एसेट में इसलिए लिख देंगे उसको बैलेंस करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ बैंक बैलेंस शीट, फाइनेंशियल पोजीशन। अच्छा, बाय स्टडिंग बैलेंस शीट वन कैन सी और चेक द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ पर्टिकुलर बैंक ऑन अ पर्टिकुलर डेट। ठीक है, अब ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि फाइनेंशियल पोजीशन बैंक की पता चल जाती है। आप उसके सारे अकाउंट्स देख लो, सारी बुक्स देख लो, बैलेंस शीट चेक कर लो। ठीक है, तो आपको उसकी फाइनेंशियल पोजीशन पता चल जाएगी कि प्रॉफिट में जा रहा है या लॉस में जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है advancing policy. Balance sheet of bank shows the investment policy of bank. In other words, it shows the distribution of credit by the bank in various sectors of economy. अच्छा, अब इसमें ये पता चल रहा है कि जो हम लोगों ने लोन प्रोवाइड किया हुआ है या फिर किसी को कहीं किसी जगह पे इन्वेस्टमेंट की हुई है, ठीक है, तो वो किस कहाँ कहाँ कैसे की हुई है हम लोगों ने। ठीक है, तो इसकी डिटेल भी सारी बैलेंस शीट में होगी। Profitability. Balance sheet not only gives an idea regarding the source of income of bank, but also throw light on the trends of profit mentioned in balance sheet. अच्छा, अब यहाँ पे वो कह रहे हो हमें सिर्फ सोर्स ऑफ इनकम नहीं पता चलती, हमें ये भी पता चलता है कि हमें प्रॉफिट हो भी रहा है या नहीं। ठीक है, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स। By making comparison of different items given in the balance sheet, it can be concluded that the bank has sound and promising future or not. अच्छा, अब इससे हमें हम लोग जब बैलेंस शीट देखते हैं बैंक की, तो उससे ज़ाहिर सी बात है जब लॉस में जा रहा होगा बिज़नेस और उसकी वर्किंग अच्छी नहीं जा रही होगी, तो हमें एक आइडिया हो जाएगा, पता चल जाएगा कि इस बैंक का फ्यूचर इतना अच्छा नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर प्रॉफिट में जा रहा होगा तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ, ये बैंक तरक्की करेगा या आगे और बढ़ेगा। ठीक है, तो एक आइडिया आ जाता है, एक पर्सपेक्टिव हमारे माइंड में आ जाता है कि ये बैंक चलेगा या नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये था आपका चैप्टर नंबर 2, आज ही ख़त्म हो गया। अच्छा, एक और बात मैं आपको बताना भूल गई थी लास्ट टाइम भी, चैप्टर नंबर 1 और 2 के शॉर्ट आंसर्स आप लोगों ने देख लेने एक दफ़ा। ठीक है, अगर उनके अंदर कोई प्रॉब्लम हुई, ऐसा होगी नहीं क्योंकि सारा चैप्टर के अंदर से ही होते हैं। ठीक है, तो एक दफ़ा आप लोग गो थ्रू कर लेना, स्टिल कोई प्रॉब्लम हुई तो आप मुझसे पूछ सकते हो।